हेलो फ्रेंड, दिस इज योगेन। वेलकम टू माय लर्निंग चैनल स्टडी क्लास। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी क्लास में। आज हम कुछ रोग और उपचार पढ़ेंगे जो जीके में आते हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए। चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, ये रोग एवं उपचार उनके जरूर जरूर आते हैं दोस्तों। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स हियर वी गो। पहला क्वेश्चन आता है हमारा, शरीर के जोड़ों में गठिया रोग, मतलब इसको ऑर्थराइटिस भी बोलते हैं, निम्नलिखित में से किसके जमाव से होता है? तो इस किसके जमाव से होता है? यूरिक अम्ल किसके जमाव से होता है दोस्तों? यूरिक अम्ल। तो इसको याद रखना है कुछ। अच्छा, इसके बारे में कुछ थोड़ा सी जानकारी ले लेते हैं एक्स्ट्रा। गठिया रोग शरीर के जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमाव से होता है। जब कभी गुर्दे से मूत्र कम अथवा मूत्र अधिक बनने से सामान्यतः स्तर भंग हो जाता है, मतलब जो नॉर्मल स्पीड से आता है वो बंद हो जाता है, या मूत्र ज्यादा आएगा या फिर मूत्र कम आएगा। तो क्या है, गुर्दे पर जोर पड़ता है तो यूरिक अम्ल का रक्त स्तर बढ़ जाता है और यूरिक अम्ल के क्रिस्टल भिन्न भिन्न जोड़ों पर जमा हो जाते हैं। तो देखिए, जो गठिया के जोड़ों का क्या गुल खिलाता है, तो इसलिए विशेष ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड आता है हमारा, मिलावटी सरसों के तेल में पकी पके भोजन को खाने वाले लोगों में होने वाली खतरनाक बीमारी क्या नाम है इसका? ड्रॉपसी। हमेशा याद रखना, सरसों के मिलावटी तेल से ड्रॉपसी नाम की बीमारी होती है। तो आगे है, खतरनाक बीमारी ड्रॉपसी का कारण निम्न में से कौन सा एक नहीं हो सकता है? जैसा कि भारत में हुआ, जो नहीं हो सकता है वो हमको केवल बताना है। तो वो है, नहीं हुआ है तो वो है हमारा धान की भूसी की तेल मिलावट। इसके और भी ऑप्शन है। चलिए पहले ड्रॉपसी के बारे में देख लेते हैं, ड्रॉपसी है क्या। तो ड्रॉपसी है, घातक ड्रॉपसी रोग होने के कारणों में सरसों के तेल में आर्जीमोन तेल का मिलावट, सरसों के तेल के साइनाइड अंश, उजला रंग करने वाली मिलावट इत्यादि शामिल हैं, जबकि धान की भूसी की तेल मिलावट इसका कारण नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैविक रूप से संश्लेषित नैनोकारों का उपयोग एक नई नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी, नैनोकारों नहीं है ये, कणों है यहाँ पे, ये होगा यहाँ पे कणों कणों का उपयोग एक नई पारिस्थितिकी मित्र तकनीक है जिसकी कैंसर उपचार में बड़ी संभावना है। इस तकनीक में एक पौधे के निचोड़ का उपयोग करते हैं और यह पौधा है, तो ये कौन सा पौधा? एक एक ऐसे पौधे का निचोड़ करते हैं, निचोड़ होगा यहाँ पे, निचूड़ नहीं होगा, निचोड़, निचोड़ ये होगा निचोड़। तो वो कौन सा पौधा है? यह पौधा है पार्थिनियम का दोस्तों। कौन सा पौधा है? पार्थिनियम। पार्थिनियम के पौधे के बारे में कुछ देख लेते हैं। पार्थिनियम पौधे की पत्ती के निचोड़ का उपयोग नैनो कणों के जैव संश्लेषण में किया जाता है। ये कैंसर उपचार में लाभकारी है, तो ये कैंसर उपचार में लाभकारी है क्या दोस्तों? ये पार्थिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एल्कोहल की निरावसन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? यकृत। तो यकृत के बारे में देख लेते हैं। यकृत एल्कोहल के निरावसन के लिए उत्तरदायी है। यकृत जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निरावसन करता है, मतलब जो एसिड होता है वो मूत्र की सहायता से हमारी बॉडी से बाहर जाता है। तो यही होगा दोस्तों। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है, कौन सा अंग है? हमारा अंग है वो प्लीहा, स्प्लीन। इसको स्प्लीन भी बोलते हैं, SPLEEN। एक स्प्लीन होता है, दूसरा प्लीहा हो गया, तीसरा तिल्ली हो गया। तो इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि क्या है, इस अलग अलग नाम करके दे देता है तो हमको मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि तो इसका था क्या। तो स्प्लीन दे दिया तो हमने तो तिल्ली और प्लीहा पढ़ा है, तो स्प्लीन को भी याद रखना है। तो ये तीनों एक ही नाम है, प्लीहा, तिल्ली और स्प्लीन। ये तीनों एक के ही नाम है। तो थोड़ा सा मलेरिया के बारे में पढ़ लेते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम, क्या? मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ तंत्र जंतु के कारण होता है। कौन सा है दोस्तों? प्रोटोजोआ के कारण, प्रोटोजोआ
ये है प्रोटोजोआ जिसको हम बोलते हैं, ये प्रोटोजोआ हो गया। प्रोटोजोआ के कारण होता है क्या, मलेरिया। इसकी वाहक मादा एनाफ्लीज क्या है, मादा है, मादा एनाफ्लीज, मादा एनाफ्लीज। तो इसको विशेष ध्यान रखना है, मादा है, वहां पर आपको मेल भी दिखेगा लेकिन ये फीमेल है। मादा एनाफ्लीज मच्छर से होती है जो कि द्वितीयक पोषक मतलब सेकेंडरी होस्ट है। इससे प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा मतलब स्प्लीन है, जिसमें जिसमें संक्रमण से आकार बढ़ जाता है। इस रोग के उपचार हेतु एटाब्रिन, क्लोरोक्वीन, कामाक्वीन इत्यादि औषधियों का को लेना चाहिए। क्लोरोक्वीन जो जो है अभी कोरोना में भी क्लोरोक्वीन का यूज हुआ है, तो यही है इनकी दवाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। प्लाज्मोडियम का परजीवी का कौन है, अभी मैंने बताया मच्छर, वो भी मादा एनाफ्लीज। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या अवेनिस्ट नहीं है, क्या अवेनिस्ट नहीं है, मच्छर प्रजाति, मच्छर प्रजाति ओवेनिस्ट नहीं है। मलेरिया मादा एनाफ्लीज, मलेरिया होता है, ये होता है मादा एनाफ्लीज से, ये होगा एनाफ्लीज, ये एनाफ्लीज से होता है। जबकि डेंगू, डेंगू भी एनाफ्लीज से ही होता है, लेकिन जबकि डेंगू होता है मादा क्यूलेक्स से। ये किससे होता है, मादा क्यूलेक्स, ये भी होता मादा से ही है। तो सबसे ज्यादा खतरनाक कौन हुई, मादा, तो याद रखना मादा से अलर्ट रहना। तो मादा क्यूलेक्स है इसका, इसका है क्यूलेक्स, क्यूलेक्स। तो मलेरिया होता है एनाफ्लीज से और डेंगू होता है मादा क्यूलेक्स से। तो क्यूलेक्स फैटी गेंस, फैटी गेंस, फैटी, ये फैटी गेंस, फैटी गेंस हो गया, ये हो जाता है फैटी गेंस हो गया। मादा एडीज एजिप्टी या एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। इसके अलावा फीलपांव, फीलपांव तथा पीतजर भी मच्छर के काटने से होते हैं। तो देखिए 4 बीमारी हो गई, मलेरिया, डेंगू, फीलपांव और हो गया पीतजर। ये चारों बीमारी मच्छर के काटने से ही होती हैं। तो और दूसरी सबसे एक बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा होती किससे, मादा से होती है। तो हमेशा अगर तुक्का भी लगाना पड़े ना, तो अगर कहीं पे आता है तो मादा को देखना सबसे पहले, तो मादा वाले ही क्वेश्चन मोस्टली सही जाता है। अगर इसके अलावा भी कोई अगर बीमारी आ जाती है तो। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा रोग कीट के काटने से होता है, सभी जानते हैं वो क्या है, डेंगू। क्या है दोस्तों, डेंगू। हमारा डेंगू किससे होता है, क्यूलेक्स फैटिगेंस से, और हमारा एडीज, एडीज एजिप्टी टाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। मादा एक, डेंगू एक बुखार है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है और तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचता है। क्या पहुंचता है भाई, वायरस और मादा एडिस मच्छर द्वारा। किससे, वायरस और मादा एडिस मच्छर द्वारा। मादा यहाँ पे भी आ गया, एडिस मच्छर ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है। अगर डेंगू हो जाता है तो किसकी कमी हो जाती है, मोस्टली है ना, हम लोगों ने देखा काफी कुछ सालों से डेंगू चल रहा था, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या गिरती है, हमारी प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स गिरती हैं। तो प्लेटलेट्स कितनी होती हैं, 2 से, स्वस्थ शरीर में होती हैं 2 से 5 लाख तक मोस्टली पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीला बुखार या पीतजर निम्नलिखित के द्वारा फैलता है। यह क्या है, एक संक्रामक रोग है। कौन सा, पीला बुखार, पीतजर। अब पीतजर के बारे में देख लेते हैं, या फिर येलो फीवर भी बोल सकते हैं। पीतजर या फिर येलो फीवर एक संक्रामक रोग है, जैसा कि ये मैंने बताया संक्रामक रोग है। इस रोग का कारक एक सूक्ष्म विषाणु है। क्या है, विषाणु, विषाणु, इसको आप याद रखें, ये विषाणु है, एक विषाणु है जिसका संवहन इडीज इजिप्ट जाति के मच्छरों द्वारा होता है। इडीज इजिप्ट, इडीज, इडीज, इडीज इजिप्ट, ये इसका मच्छर हो गया इजिप्टी, ये हो गया इसका मच्छर, किसका, पीतजर का।
मतलब पीला बुखार या फिर येलो फीवर, ये भी मच्छर के द्वारा ही होता है। तो दोस्तों 3 4 5 बीमारी हो गई हमारी मच्छर वाली। नेक्स्ट आता है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। ये खोज की थी हमारे सर रोनाल्ड रॉस ने। किसने? सर रोनाल्ड रॉस। सर रोनाल्ड रॉस का आपको अगर नहीं पता है तो चलिए हम बता देते हैं। सर रोनाल्ड रॉस ने यह पता लगाया कि मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ द्वारा होता है तथा प्लाज्मोडियम के वाहक का कार्य मादा एनाप्लिस मच्छर करती है, जिसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 1902 में, कितने में? 1902 में इन्हें 1902 में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्लाज्मोडियम लाल रुद्राणु मतलब आरबीसी, क्या दोस्तों? आरबीसी तो आरबीसी का विशेष ध्यान रखें क्योंकि ये आरबीसी में होता है। दूसरा, रुद्राणु तथा जिगर कोशिकाओं का अंतः परजीवी जंतु है। आरबीसी ध्यान रखें पहला, किससे? पीत ज्वर से, येलो फीवर से। ये हो गया, चलो इसमें इतना बहुत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां हमारा क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? मलेरिया होता है। कौन सा होता है? प्रोटोजोआ द्वारा मलेरिया। नेक्स्ट है हमारा, एक जीव के संपूर्ण संजीव मतलब सभी जीनों की संपूर्णता का अनुक्रमण 1996 में पूरा हुआ था। वह जीव है, वो कौन सा जीव है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक द्विपोषीय जंतु है जो कि अपना जीवन चक्र 2 पोषक तत्व मतलब 2 होस्ट होते हैं, मनुष्य तथा मादा एनाप्लिज में पूरा करता है और मलेरिया नामक रोग का कारक फैक्टर है। यह आरबीसी मतलब लाल रुद्राणु तथा जिगर कोशिका मतलब लीवर सेल्स में, किसमें? लीवर सेल्स में, और दूसरा किसमें? आरबीसी में। तो ये दोनों फैक्ट्स ध्यान रखें कि नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या आता है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है? कौन उत्तरदायी है? अभी तो तुरंत ही बताया है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जैसा कि ये रहा प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? जापानी एनफ्लेलेटिस। कितने अजीब तरह के नाम होते हैं ये विदेशी वाले। कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है? वो क्या है? एडिस एल्बोपिटिक्स और जापानी। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं कुछ। कौन टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है? एडिस एल्बोपिटिक्स। एक तो एल्बोपिटिक्स है, जापानी एल्बोपिटिक्स भी बोलते हैं जिसको। एल्बोपिटिक्स एनफिलिटिस ये गलत हो गया दोस्तों, ये वाला नहीं है, एल्बोपिटिक्स होगा। एंडीज एल्बोपिटिक्स वो जापानी मच्छर जिसे टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है। पीत ज्वर, डेंगू ज्वर, चिकुनगुनिया तथा सेंट लुई एन्सेफेलाइटिस जैसे रोगों के कारण विषाणु का वाहक होता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग का कारक फ्लेविविराइडी कुल का विषाणु है। फ्लेविविराइडी, चलिए लाइव में आपको दिखाता हूं। विराइडी ये है, ये फ्लेविविराइडी विषाणु है। ये किसके कारण होता है? विषाणु, ये ध्यान रखना, ये विषाणु है।
जो क्यूलेक्स मच्छर क्यूलेक्स या क्यूलेक्स विष्णुई, क्यूलेक्स विष्णुई या क्यूलेक्स के काटने से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंथोफोबिया निम्न का डर है, निम्न का डर है पुष्पों का। एंथोफोबिया किसमें होता है? एंथोफोबिया होता है पुष्पों में, ये पुष्पों की बीमारी है। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। एंथोफोबिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा एंथोस, एंथोस मीन्स होता है एक तो, एक होता है एंथोस ANTHOS, एंथोस, एंथोस कल होगा हमारा फ्लावर, ठीक है दोस्तों, ये तो फ्लावर हो गया। प्लस दूसरा होता है फोबोस, FO या फिर PHOBOS, ये होता है फोबोस। फोबोस होता है फियर, ये भी ग्रीक वर्ड है, इसी से नाम से बना है एंथोस फोबोस, मतलब फूलों का डर। एंथोफोबिया जिसको हम बोलते हैं एंथोफोबिया, फूलों का डर। तो ये किसका होता है? एंथोमिस क्या होता है? फ्लावर होता है। फोबोस मिस होता है डर, फोबिया से हुई है, जिसमें पुष्पों तथा पुष्पों के विभिन्न भाग जैसे दलपुंज इत्यादि से भय उत्पन्न होता है। किसी वस्तु या घटना के प्रति असंगत तथा काल्पनिक भय का होना फोबिया कहलाता है। किसी चीज से भी डरना हो तो उसमें क्या होता है? फोबिया बोलते हैं उसको। किसी को नहाने से डर लगता है, किसी को पढ़ने से डर लगता है, किसी को खेलने से डर लगता है, तो ये सारे फोबिया होते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मस्तिष्क, एक हाइड्रोफोबिया और होता है दोस्तों, उसके बारे में बता देते हैं। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो क्या होता है? हाइड्रोमिस होता है पानी, हाइड्रोमिस क्या होता है? पानी। तो हाइड्रोफोबिया क्या हो गया? पानी से डर हो गया। तो पानी से डरने की क्रिया को हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं, जिसमें रोगी को पानी के सामान्यतः प्रयोग से नहीं डरता, लेकिन नदी झील समुद्र के पास जाने से वह डरता है और तैरने से भी घबराता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। चलिए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। 18 मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस किससे होता है? मेनिंजाइटिस कहाँ पर होता है? मस्तिष्क में, मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली को सूजन आ जाती है, मतलब माइंड में सूजन की प्रक्रिया को ही हम मेनिंजाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है दोस्तों 19 में। भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में से एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण है रोटा वायरस। कौन सा वायरस है? रोटा वायरस। रोटा वायरस के बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो चलिए मैं बताता हूँ। विषाणु और जीवाणुओं में एक परजीवी के संक्रमण के फलस्वरूप अतिसार रोग हो जाता है। अतिसार मतलब दस्त लग जाते हैं वयस्कों में। अतिसार का प्रमुख कारण नोरो वायरस, क्या? नोरो वायरस, ये नोरो वायरस ये तो होता है बड़ों में, ये होता है बड़ों में, जबकि बच्चों में रोटा वायरस। बच्चों में कौन सा होता है? रोटा वायरस। ये रोटा वायरस बच्चों में होता है, ये बच्चों का है, और नोरो वायरस ये बड़ों का है। तो दोस्तों इसको ध्यान रखें, ये बच्चों का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बातोत्माद मतलब हिस्टीरिया रोग सामान्यतः किस वर्ग में होता है? ये होता है जवान महिला में। किसमें होता है दोस्तों? जवान महिला में। तो वातोत्माद हिस्टीरिया के बारे में देख ले। वातोत्माद अर्थात हिस्टीरिया नामक रोग सामान्यतः उन महिलाओं में अधिक होता है जो कि जवान तथा अविवाहित होती हैं, क्योंकि यह जननांग संबंधी रोग है जिसमें महिला में घबराहट, बेचैनी एवं बेहोशी के लक्षण दिखते हैं। बाद में शादी हो जाने पर यह रोग स्वतः ही ठीक हो जाता है। तो समझ लिए दोस्तों कि ये कोई ज्यादा वैसा नहीं है, शादी हो जाती है उसके बाद ठीक भी हो जाता है, तो ज्यादा घबराने की बात नहीं है, हिस्टीरिया होता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सिलिकोसिस एक है, सिलिकोसिस एक है, क्या बीमारी है भाई? ये बीमारी है फेफड़ों से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित है। कौन सी? सिलिकोसिस बीमारी जो फेफड़ों से संबंधित है। सिलिकोसिस फेफड़ों से संबंधित रोग है। यह धूल के कणों में उपस्थित सिलिका के श्वसन के द्वारा, धूल के कणों में उपस्थित सिलिका के श्वसन के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुंच जाती है। सिलिका के नियमित रूप से फेफड़ों में पहुंचने से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सा? सिलिकोसिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 22 में किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है? आयोडीन। क्या है? आयोडीन। आयोडीन के बारे में तो पढ़ा ही होगा, आयोडीन के बारे में नहीं पढ़ा तो चलिए देखते हैं। आयोडीन की कमी से होने से शरीर के गले में घेंगा क्या हो जाता है? घेंगा, घेंगा जिसको गोइटर क्या बोलते हैं? गोइटर नामक रोग हो जाता है। इसे
इससे गर्दन फूलकर मोटी हो जाती है और कॉलर जैसी दिखाई देने लगती है। कैसी? कॉलर जैसी दिखाई देने लगती है। आयोडीन का स्रोत दूध, समुद्री भोजन तथा आयोडीन युक्त नमक है। यह थायरोक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक है। क्या? थायरोक्सिन हार्मोन का महत्वपूर्ण घटक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उन देशों में जाके इन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है। क्या? पॉलिश किया हुआ चावल। पॉलिश किया हुआ चावल, याद रखना, पॉलिश किया हुआ चावल। इस पे सही फुल फोकस रखना। चावल है। लोग पीड़ित हैं किस किस से? बेरी बेरी विटामिन किसकी कमी से? विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी बेरी। विटामिन C से स्कर्वी। बेरी बेरी तंत्र को विवाद करने वाली आपदा है, विपदा है, बीमारी है। लक्षण है जो मुख्यतः आहार में थायमिन, थायमिन मतलब थायमिन किसका नाम है? थायमिन नाम है B1 का। विटामिन B1 को ही हम क्या बोलते हैं? थायमिन। थायमिन B1 की कमी से होता है। पॉलिश किए हुए चावल में थायमिन बहुत ही अल्प मात्रा में पाया जाता है, अतः इसका सेवन करने वाले व्यक्तियों में बेरी बेरी रोग की संभावना प्रबल होती है। इसलिए पॉलिश किए हुए चावल की कतई न लें। सादा चावल खाएं और मस्त रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बीमारी पता करने के यंत्र MRI का मतलब है। MRI का क्या मतलब होता है? चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। क्या होता है दोस्तों? चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमर्जिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस RESONANCE रेजोनेंस इमर्जिंग IMMERSING ये होती है। और चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण, तो इसका दोनों हो गया। इसके बारे में देख लेते हैं। MRI यानी चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण तकनीक में चुंबकीय क्षेत्र और रेडियो तरंगों का प्रयोग कर शरीर के भीतरी अंगों का विस्तृत तस्वीर ली जाती है। जो शरीर के अंदर होते हैं उसकी तस्वीर ली जाती है, उसको ही बोलते हैं MRI। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25। BMD परीक्षण किया जाता है। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए। किसकी पहचान करने के लिए? ऑस्टियोपोरोसिस। क्या? ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है भाई? ये क्या आपदा है? इसको जरा देखते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस। BMD परीक्षण ऑस्टियोपोरोसिस रोग की पहचान के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डी का एक रोग है। क्या दोस्तों? हड्डी का रोग है। क्या? हड्डी का रोग है भाई। एक रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इस रोग में 80 खनिज घनत्व। BMD मतलब बोन मिनरल डेंसिटी। BMD की क्या फुल फॉर्म है? बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाता है। क्या हो जाता है? बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है, मतलब लो हो जाती है, तथा अति सूक्ष्म संरचना नष्ट हो जाती है। तो इसलिए ये हड्डी का रोग है भाई। बोन मिनरल डेंसिटी जब कम हो जाएगी तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, तो जल्दी जल्दी टूटेंगी भी। चलिए नेक्स्ट, इसलिए ध्यान रखें अपना। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या? भोजन विषाक्तता का कारण है। विषाक्तता मतलब जहरीला हो जाता है। सैमुले क्या? सैल्मोनेला बेसिलाई है क्या? सैल्मोनेला बेसिलाई नामक जीवाणु के कारण भोजन विषाक्त मतलब फूड पॉइजनिंग, जिसको हम बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। सुना होगा, फूड पॉइजनिंग मोस्टली गर्मी में हो जाती है। फूड पॉइजनिंग होता है। यह विशेष जीवाणु ग्राम नेगेटिव, याद रख लें, ग्राम नेगेटिव। दूसरा है ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोर फॉर्मिंग तथा रॉड के आकार होता है, जिसके चारों ओर कसाबिका पाई जाती है। जीवाणु का नाम ग्राम नेगेटिव। तो इसका ध्यान रखें, अगर फूड पॉइजनिंग होती है तो किसके कारण होती है? ग्राम नेगेटिव के कारण। यही विषाणु का नाम है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भोजन का विषाक्त होना किस स्पीशीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? किससे होता है? क्लोस्ट्रीडियम
क्लोस्ट्रीडियम से। अभी जैसे कि बताया बाटुलिज्म रोग क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम नामक ग्राम पॉजिटिव जीवाणु से उत्पन्न होता है, जिससे कि हमारा खाना जहरीला हो जाता है, जिससे हमको दस्त फस्त की बीमारी हो जाती है। तो वो वही है फूड पॉइजनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, उल्टी दस्त हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एटाइटाई रोग किसके दीर्घकालीन विशालतम से होता है? कैडमियम की छड़ें। एटाइटाई रोग कैडमियम के दीर्घकालीन विषाक्तम से होता है। सर्वप्रथम यह रोग जापान के जापान के टोयोमा जापान के टोयोमा प्रांत में देखा गया था। खनन कार्य के द्वारा नदियों में कैडमियम के विमोचन से यह रोग फैला था, मतलब नदियों से फैला था, नदियों के विमोचन से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? शरीर में किस स्थिति को कैंसर कहते हैं? हम किस स्थिति को कैंसर बोलते हैं दोस्तों? हम बोलते हैं सेलों का अनियंत्रित बहुगणन होना, इससे स्वस्थ सेलों का दम घुटना, अंततः मृत्यु होना। तो यही हमारा है। कैंसर होता क्या है? कैंसर की अवस्था में कोशिकाओं का अनियंत्रित बहुगणन होता है, मतलब आपस में वो बढ़ती चली जाती हैं तथा ये कोशिकाएं पोषक पदार्थों की इतनी अधिक खपत करने लगती हैं कि शरीर में सामान्य कोशिकाओं को पोषक पदार्थों की पूर्ति नहीं हो पाती है। अतः शरीर के कोशिकाएं सने मतलब धीरे धीरे क्षीण होकर समाप्त होने लगती हैं। कैंसर के रोगी की मृत्यु इसी कारण से होती है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फेनिलकीटोनमेह उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। क्या है भाई? एंजाइम के वंशागत अभाव का। एंजाइम के वंशागत अभाव का, वंशानुगत, ये गलत है, वंशानुगत अभाव का। तो ये है क्या भाई? फेनिलकीटोनमेह जीनी व्यतिक्रमों की वंशागत का एक रोग है जिसमें फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज नामक एंजाइम की कमी हो जाने से रुधिर में फेनिलएलेनिन की वृद्धि हो जाती तथा कुछ अन्य प्रक्रियाओं में फेनिलएलेनिन अम्ल में बदल जाता है जो मूत्र में निकलने लगता है। तो जो वही एक बीमारी है, तो इसको ध्यान रखना, किसमें? एंजाइम के उपापचय के कारण होता है, वंशागत अभाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा हेतु लगाया जाता है? तो हमारा डीपीटी का टीका होता है ट्रिपल इन वन, डिप्टीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस। इसलिए डीपीटी डिप्टीरिया, कुकर खांसी और टिटनेस। तो इसलिए इसको याद रखें, डीपीटी का टीका किस लिए लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम। निम्न में से किस में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं? कौन सी हैं सारी बीमारियां हैं? तो इसमें है हमारी मम्स, रेबीज और हर्पीज। मम्स, रेबीज और हर्पीज। मम्स तो सुना होगा आपने, रेबीज भी सुना है। मम्स, रेबीज और हर्पीज, मम्स, रेबीज और हर्पीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है? एड्स। क्या होता है दोस्तों? एड्स। तो चलिए एड्स से आगे चलते हैं। ब्लू बेबी नामक प्रदूषण कार्य बीमारी पाने वाले जल में इनमें से किसके अधिक विद्यमान होने से के कारण होती है? नाइट्रेट्स। किसके कारण होती है दोस्तों? नाइट्रेट्स। ये क्वेश्चन ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए दोस्तों फुल फोकस रखें। ये किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। ये आपकी चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है हृदयघात से। गोल्डन आवर का किससे संबंधित है? हृदयघात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन दोस्तों। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। ओके, गुड नाइट।